नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो लेटरल एंट्री इनटू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से संबंधित आर्टिकल हैं। एग्जाम्पल्स के साथ आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फिर ये वाला आर्टिकल तो देखो आई ओपनिंग है। हमेशा हम बात करते हैं इंडिया के पास एक बड़ा हथियार है इंडियन ओशन में। इंडिया मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है, लेकिन इस आर्टिकल में जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, वो आंखें खोलने वाले हैं। लास्ट आर्टिकल EFIR से संबंधित डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले देखो, कुछ स्टूडेंट्स हिंदी में पूछ रहे थे कि जो एथिक्स की बुक है वो हिंदी में कब आएगी। मैंने पहले भी आपको बताया था, काम देखो चल रहा है, बुक है तो सिंपल ट्रांसलेशन नहीं होगा, प्रॉपर बहुत बार प्रूफ रीडिंग भी होगी, तो इसलिए देखो वक्त लगेगा। मैं आपकी झूठी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना चाहता कि 1 हफ्ते लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे। दिसंबर से पहले, मतलब 31 दिसंबर से पहले बुक लाने का प्लान है, और मैंने पब्लिशर को बोला है इस बारे में कि आप जल्दी से जल्दी हिंदी में बुक लाइए। अब पब्लिशर जो है वो काम कर रहा है बुक पर और थोड़ा वक्त लगेगा। आपकी जगह अगर मैं होता तो मुझे भी यही लगता कि हाँ, बुक जल्दी से मिल जाए, जिनको एथिक्स पढ़ना है, ताकि वो जल्दी से देख सकें बुक में कुछ काम का है या नहीं है। लेकिन देखो ये तो कंस्ट्रेंट है, वक्त लगेगा। और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने देखो टारगेट रखा है 23 नवंबर से पहले पहले एथिक्स कंप्लीट करना है, आप बताइए क्या आप इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो या फिर अभी तक बुक खोल के भी नहीं देखी? बताइए आप कमेंट बॉक्स में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल लेटरल एंट्रीज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहली चीज, लेटरल एंट्री का मतलब क्या है? देखो, ब्यूरोक्रेट्स को कौन चयन करता है? ब्यूरोक्रेट्स का चयन किया जाता है हमारे देश में यूपीएससी के द्वारा। हर साल यूपीएससी इसके लिए एग्जाम कंडक्ट करती है, और एग्जाम में जिनका सिलेक्शन होता है उनको अपनी सर्विस प्रेफरेंस और रैंक के हिसाब से आईएएस मिलता है, टॉप रैंकर्स को मिलता है। आप भी उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लेकिन देखो, एक और अल्टरनेटिव भी है ब्यूरोक्रेट बनने का। सरकार क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनका टैलेंट यूटिलाइज करना चाहती है सरकार। इसलिए बहुत बार सरकार सीनियर लेवल पे या फिर मिड लेवल पोजीशंस पे इनवाइट करती है कि कोई प्राइवेट सेक्टर से आके, कोई स्पेशलिस्ट आके सरकार में एज ए ब्यूरोक्रेट काम करना चाहता है तो कर सकता है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए सरकार ना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में रिफॉर्म्स लाना चाहती है, सुधार करना चाहती है, बट सरकार को लगता है कि किसी ब्यूरोक्रेट के बस की बात नहीं है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में रिफॉर्म लाना। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जिसे समझ हो कि कैसे एयरलाइंस में ऑपरेशंस चलते हैं, कैसे हमारे देश में इमर्ज होती, ग्रो होती सिविल एविएशन मार्केट को टैप किया जा सकता है। तो सरकार ने एप्लीकेशन इनवाइट कर दी कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे हमें एक एयरलाइन इंडस्ट्री का एक्सपर्ट चाहिए। तो फिर कोई बंदा था महेश नाम का, वो एक्सपर्ट था, उसने अप्लाई कर दिया और अब वो जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में काम कर रहा है और रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये लेटरल एंट्री हुई महेश की। इस केस में वो काम कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन सरकार ने इनवाइट किया, ब्यूरोक्रेट बन के काम कीजिए, सरकार में रिफॉर्म लेके आइए, तो उसने सरकार को ज्वाइन कर लिया एज ए ब्यूरोक्रेट। ये देखो प्रॉपर प्रोसेस के तहत होता है। डीओपीटी जो है ना, वो यूपीएससी से रिक्वेस्ट करती है कि हमें मिड लेवल पे या फिर सीनियर लेवल पे प्राइवेट सेक्टर के इतने एक्सपर्ट चाहिए, इतने स्पेशलिस्ट चाहिए, इस डोमेन में चाहिए। फिर यूपीएससी एप्लीकेशन रिलीज करती है कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स के साथ और जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। लोग अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू के बेस पे उनका चयन होता है। एम देखो लेटरल एंट्री का ये होता है, ऐसे बंदों को सरकार में लेके आना जिनके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं। जैसे किसी के पास बैंकिंग की जबरदस्त नॉलेज है, फाइनेंस की जबरदस्त नॉलेज है, सिविल एविएशन सेक्टर की जबरदस्त नॉलेज है, तो ऐसे लोगों को सरकार में लेके आना। इससे होगा ये कि आमतौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जिनका यूपीएससी चयन करती है करियर ब्यूरोक्रेट्स, वो ना एक लेवल के बाद ना उनकी अप्रोच जनरलाइज्ड होती है, एक्सपर्टीज नहीं होती, स्पेशलाइजेशन नहीं होती किसी भी सेक्टर में।
तो ये एक्सपर्ट्स स्पेशल बंदे प्राइवेट सेक्टर से सरकार में आके काम करते हैं ना, ये फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ काम करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं, इनके पास स्पेशलाइजेशन होती है पर्टिकुलर सेक्टर की, बरसों का एक्सपीरियंस होता है। तो इन सब चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लाना एम होता है सरकार का लेटरल एंट्री का। अभी तक देखो बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ हैं जिन्होंने लेटरल एंट्री का समर्थन किया है। जैसे 6th सेंट्रल पे कमीशन ने रेकमेंड किया था कि सरकार हायर रैंक्स पर लेटरल एंट्री के थ्रू एक्सपर्ट्स को लेके आए सरकार में। 2nd ARC कमीशन ने भी यही रेकमेंड किया, लेकिन 2nd ARC ने ये बोला कि लेटरल एंट्रेंट्स को लाना है ना, तो इसके लिए प्रोसेस साफ होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार अपनी पसंद के बंदों को ले आए। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिक्रूटमेंट में, मतलब काबिलियत के दम पर सिलेक्ट किया जाए लेटरल एंट्री के थ्रू ब्यूरोक्रेट्स को। ऐसा नहीं कि जो सरकार को पसंद करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी सरकार से मैच करती है, सिर्फ उनको लाया जाए। सुरेंद्र नाथ कमेटी और होटा कमेटी जो 2003 और 2004 में आई, इन्होंने भी लेटरल एंट्री के आइडिया को सपोर्ट किया। इसके अलावा नीति आयोग ने 2 बार लेटरल एंट्री के आइडिया को सपोर्ट किया, एक बार 3 ईयर एक्शन एजेंडा में और दूसरी बार सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन गवर्नेंस की रिपोर्ट में। आपको अगर देखो लेटरल एंट्री वाले ब्यूरोक्रेट्स का एग्जांपल दूं, मोन्टेक सिंह आहलूवालिया, मनमोहन सिंह, बिमल जालान जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं, नंदन नीलंकनी, एम्बर दुबे, ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इवन रघुराम राजन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। लेटरल एंट्री से जो ब्यूरोक्रेट्स आए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद वैसे हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि लेटरल एंट्रीज की आखिरकार आवश्यकता क्यों है। मोर फ्लेक्सिबल स्टील फ्रेम। देखो सरदार पटेल ने ना एक बार बोला था कि हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है ना, वो स्टील फ्रेम की तरह है। ऐसा क्यों बोला, मैं आपसे पूछता हूं, क्यों, क्या एनालॉजी है स्टील फ्रेम और ब्यूरोक्रेसी में। देखो जैसे स्टील फ्रेम होता है ना, एक मजबूती प्रोवाइड करता है, घर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसी प्रकार से हमारा देश जो इतना ज़्यादा डाइवर्स है, ब्यूरोक्रेसी ना इतने डाइवर्स कंट्री को ना यूनिटी प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, देश को जोड़ के रखती है। इसीलिए सरदार पटेल ने ब्यूरोक्रेसी को कहा था स्टील फ्रेम। लेकिन देखो बाद में ना ये भी कहा जाने लगा कि ये स्टील फ्रेम जो है ना, इसमें जंग लग गया है, ब्यूरोक्रेट्स बहुत इनएफिशिएंट हो गए हैं बहुत सारे। इसके अलावा रेड टेपिज्म, करप्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ब्यूरोक्रेसी में ना अब पहले जैसी बात नहीं रही। ऐसी सिचुएशन में अगर फ्रेश टैलेंट बाहर से लाया जाएगा ना प्राइवेट सेक्टर से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस में भी एक नई जान आएगी, एक नई उमंग आएगी। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं डिफरेंस कितना ज्यादा है। देखो मैंने ना टीसीएस में काम किया। टीसीएस में जैसे अब कोई नई एप्लीकेशन बनवानी है जिससे ना एम्प्लॉइज और टीम का ना कामकाज आसान हो जाए, तो टीसीएस में ना काम करना रिलेटिवली आसान था, जल्दी जल्दी काम होता था। नई एप्लीकेशन बनानी है तो आपके जो प्रोजेक्ट हेड हैं उनका अप्रूवल लेना है, सब कुछ मेल पे चलेगा, सीसी में करके जो भी हायरार्की है ना सबको पता लगता जाएगा, क्योंकि मेल को सीसी में रखा है। अप्रूवल जल्दी मिल जाता है, रिक्रूटमेंट भी करनी हो तो जल्दी हो जाती है, बहुत कम समय में मोबाइल एप्लीकेशन बनवाई जा सकती है। अगर यही काम, बाद में मैंने एज ए कस्टम इंस्पेक्टर भी काम किया था थोड़े समय के लिए, सरकार में क्या होता है कि आपको ना कुछ नई चीज करवानी है, फॉर एग्जांपल मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है, एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। सबसे पहले प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा, प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने के लिए चैन चलेगी पूरी हायरार्की की। मतलब हायरार्की में जो भी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, फाइल पे सबके साइन जरूरी है, और एक भी ब्यूरोक्रेट ने फाइल रोक ली का मतलब यह होता है कि अभी उस पर साइन नहीं किए, ब्यूरोक्रेट को टाइम चाहिए स्टडी करने के लिए, तो कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए फाइल वहीं पे रुक गई। तो ऐसा करके ना पहले तो अप्रूवल के लिए चैन चलेगी, बाद में बजट एलोकेशन के लिए चैन चलेगी, बाद में दोबारा से चैन चलेगी रिक्रूटमेंट के लिए। मतलब उस काम को करते करते ना बहुत समय लग जाता है। तो पॉइंट यही है, एग्जाम्पल आपने समझा कि अगर प्राइवेट सेक्टर से टैलेंट आएगा ना सरकार में, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि देखो प्राइवेट सेक्टर की सारी प्रैक्टिसेस अच्छी होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस सरकार की भी अच्छी हैं जो प्राइवेट सेक्टर को भी अडॉप्ट करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स। जो लेटरल एंट्री से एंटर करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, जैसा पहले भी बताया, बरसों का एक्सपीरियंस लेके आते हैं। इससे क्या है, रिफॉर्म्स आते हैं। जैसे नंदन नीलंकनी हैं, आधार के प्रोजेक्ट को उन्होंने लीड किया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम।
नेक्स्ट पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एट सेंटर। हायर लेवल पे ना ब्यूरोक्रेट्स की कमी है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की, तो बाहर से ब्यूरोक्रेट्स लाए जा सकते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू। नेक्स्ट, स्पेशलाइज्ड स्किल एंड एक्सपर्टीज, काइंड ऑफ वही पॉइंट है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देखो एक जो आईएएस होता है ना, उसकी अप्रोच जनरलाइज्ड होती है, उसको ब्रॉड आइडिया होता है हर एक चीज़ के बारे में। जैसे हमने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, हिस्ट्री से लेके ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सब पता है हमें, लेकिन हर एक सब्जेक्ट की ना डीप नॉलेज नहीं है अपने पास में। लेकिन अब जैसे एग्जाम्पल है, किसी को आरबीआई का गवर्नर लगाना है, अब आईएएस को इकोनॉमी कैसे काम करती है कोई जरूरी नहीं उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज हो, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है जो इकोनॉमी का एक्सपर्ट है हमारे देश में, जिसको पता है मार्केट कैसे काम करती है, जो बरसों से यही काम कर रहा है, उसको आरबीआई का गवर्नर बनाया जाएगा तो शायद वो आरबीआई को ज़्यादा अच्छे से संभाले। इसीलिए इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह, विजय केलकर, बिमल जालान, इन सबको लाया गया था सरकार में क्योंकि ये एक्सपर्ट थे, इनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज थी। नेक्स्ट, ब्रिज द गैप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। देखो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स ऐसे होते हैं जो सरकार को छोड़ के प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन लेटरल एंट्री से ब्यूरोक्रेट्स लाना मतलब आप उल्टा कर रहे हो, ये एक प्रकार से रिवर्स माइग्रेशन है। एग्जाम्पल दिया जाता है यहाँ पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का एग्जाम्पल, वैसे इस पॉइंट में तो फिट नहीं बैठता पूरी तरह से। वो पहले सिविल सर्वेंट थे, आईएएस थे, लेकिन रिजाइन दे दिया, खुद बिजनेस करने लगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर में एंटर कर गए। जनरल इलेक्ट्रिक और सीमेंस जैसी कंपनी में उन्होंने काम किया है आईएएस से इस्तीफा देने के बाद। हालांकि अब वो फिर से पॉलिटिशियन बन के सरकार में वापस आ गए हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहला चैलेंज है शॉर्ट टेन्योर। सिर्फ 3 साल के लिए देखो प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स सरकार में काम करने के लिए आएंगे, संभावना कम है, मतलब बिल्कुल अच्छे एक्सपर्ट्स आएंगे उसकी संभावना कम है, हालांकि बहुत सारे लोग इच्छुक भी होते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी। देखो रिक्रूटमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में करना जरूरी है, वही बात जो मैंने पहले बोली, ऐसा नहीं कि रूलिंग पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के बंदे सरकार में ले आए। नेक्स्ट, मे हैम्पर मोरल ऑफ परमानेंट ऑफिसर। जो आईएएस ऑफिसर्स है ना ऑलरेडी, जो करियर ब्यूरोक्रेट है, जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया, उनके लिए डिमोटिवेशन आ सकता है। वो कहेंगे कि यार हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर किसे बिठा दिया गया है बाहर से लाकर। नेक्स्ट, पोटेंशियल डाइल्यूशन ऑफ मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट। अभी देखो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो तो मेरिट के बेसिस पे होता है, लेकिन लेटरल एंट्री वाला सिस्टम ज़्यादा डोमिनेट करेगा ना, तो मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट डाइल्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट, आउटसाइड सिंड्रोम। देखो जो करियर ब्यूरोक्रेट्स है ना, जो यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं एग्जाम देकर, वो ना रेसिस्ट करते हैं आमतौर पर। रेसिस्ट करना मतलब उनको पसंद नहीं है बाहर से लोग आके एज ए ब्यूरोक्रेट काम करें हमारे साथ या फिर हमारे ऊपर। तो जब लेटरल एंट्री के थ्रू लोग आते हैं ना काम करने के लिए, तो उनके साथ ना सोतेला व्यवहार किया जाता है जो ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके द्वारा। ये बहुत सारी ऐसी खबरें आई, जैसे एम्बर दुबे है। एम्बर दुबे प्राइवेट सेक्टर से आए थे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में काम करने के लिए, आप उनके बारे में सर्च कीजिएगा। उनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ब्यूरोक्रेट्स रेसिस्ट तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना अब चूंकि सरकार अलग तरीके से काम करती है, मैंने आपको बताया फाइल सिस्टम होता है, पूरी फाइल की चेन चलती है, लंबा समय लगता है। बाहर से जो एक्सपर्ट्स आते हैं ना, उनको जल्दी जल्दी काम करने की आदत होती है, तो ना वो सरकार की कार्यप्रणाली में ना फंस के रह जाते हैं। सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, लेकिन इतना जल्दी सिस्टम सुधरता नहीं है, तो फिर ना वो निराश हो जाते हैं कि यार मैं तो रिफॉर्म लाने के लिए आया था, पैसे तो वैसे भी कम है, सरकार कम देती है, लेकिन रिफॉर्म आ नहीं रहे हैं, तो वो काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, फिर रिजाइन देके चले जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट फॉर सीनियर पोजीशंस। देखो सीनियर पोजीशंस पे आने के लिए ना काफी एक्सपीरियंस सरकार मांगती है, तो ये भी एक चैलेंजिंग चीज है प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स के लिए सरकार में एंटर करने के लिए। वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है? प्रिवेंट मिसयूज। मिसयूज नहीं होना चाहिए लेटरल एंट्री सिस्टम का, रूलिंग पार्टी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। यूपीएससी लेटरल एंट्री वालों को भी अच्छे से चूज करे ट्रांसपेरेंसी से। नेक्स्ट, बेनिफिटिंग फ्रॉम कंपटीशन। देखो लेटरल एंट्री के लिए भी कंपटीशन अगर काफी ज्यादा होता है तो इससे सरकार को फायदा होगा। तो सरकार जॉब असाइनमेंट को ज़्यादा अच्छे से बताए कितने लोगों की आवश्यकता है और उनको अच्छे से ट्रेनिंग भी दिलाए,
जिन लोगों को लेटरल एंट्री के थ्रू लाया जाता है उनकी एक्सपेक्टेशन सेट करना जरूरी है कि आपको इस प्रकार से काम करना होगा, बाद में ऐसा ना हो कि वो निराश होकर चले जाएं। नेक्स्ट पॉइंट वही है, ट्रांसपेरेंसी से और मेरिट से सिलेक्शन होना चाहिए लेटरल एंट्री वालों का भी। और सबसे लास्ट पॉइंट है ग्रेजुअल इंटीग्रेशन। ऑलरेडी जो ब्यूरोक्रेट के तौर पे काम कर रहे हैं ना, उनकी पेयरिंग कर दो लेटरल एंट्रेंट के साथ में, ताकि जो लेटरल एंट्रेंट है ना वो सीखें कि ऑलरेडी जो करियर ब्यूरोक्रेट हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्डिंग इंप्रूव होगी और जो करियर ब्यूरोक्रेट हैं वो भी लेटरल एंट्रेंट्स का विरोध नहीं करेंगे, बल्कि उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया लेटरल एंट्री से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, काफी ज्यादा आई ओपनिंग है। आई ओपनिंग कैसे है? देखो, अक्सर हम ये बात करते आए हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध स्टार्ट होता है ना, तो इंडिया मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है। मतलब चाइना के शिप्स यहां से होकर गुजरते हैं, तेल वगैरह अपने देश में लेके जाते हैं, तो इंडिया चाइना के शिप्स को यहां से जाने नहीं देगा, तो चाइना की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। बट आज के इस आर्टिकल में ना राइटर कुछ आई ओपनिंग पॉइंट्स देते हैं। सबसे पहला पॉइंट राइटर के द्वारा यह दिया जाता है कि देखो, इस प्रकार से किसी एक देश के शिप्स को ब्लॉकेड करना और वारिंग कंट्रीज से दूर जाके, जैसे ये मलक्का स्ट्रेट जो है वो ना तो इंडिया के नजदीक है ना ही चाइना के नजदीक है। दोनों पार्टीज बेशक वार में है, इंडिया और चाइना, लेकिन दूर दराज के एरिया में एक देश के शिप्स को ब्लॉकेड करना ये अलाउ नहीं है इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत। चलो, कुछ लोग कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत तो बहुत कुछ अलाउ नहीं होता। अभी इजराइल जो कर रहा है वो भी अलाउ नहीं है, हमास ने जो किया वो तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं था, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जिस प्रकार से युद्ध स्टार्ट किया वो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत अलाउ नहीं है। चलो, ये पॉइंट आप छोड़ दो। अब दूसरा पॉइंट देखिए। देखो, इस मलक्का स्ट्रेट में ना ऐसा नहीं है सिर्फ चाइना के शिप्स जाते हैं, चाइना के अलावा जापान, साउथ कोरिया समेत और बहुत सारे देशों के शिप्स यहीं से होकर गुजरते हैं। तो पहचान कैसे होगी ये चाइना का शिप है, ये जापान का शिप है? कुछ लोग बोलेंगे कि आसानी से पहचाना जा सकता है। नहीं पहचाना जा सकता। क्यों? क्योंकि आज के समय में आप शिपिंग सेक्टर को देखोगे ना, शिप जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। शिप बना है सिंगापुर में, रजिस्टर है सिंगापुर में, शिप का मालिक जो कंपनी है वो हांगकांग में बैठ के काम कर रही है, सामान जा रहा है शिप में किसी दूसरे देश का, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का, इंश्योरेंस है किसी दूसरे देश से, फॉर एग्जांपल यूके से। उस शिप में जो एम्प्लॉइज हैं, मर्चेंट नेवी वाले जो हैं वो हैं इंडिया के। इस प्रकार से शिपिंग इंडस्ट्री काम करती है। तो सिर्फ चाइना के शिप्स को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। अब आप दूसरी चीज देखिए, मान लीजिए चाइना के शिप्स को आइडेंटिफाई कर भी लिया कि ये चाइना के शिप्स हैं, ये तो नहीं जाने चाहिए मलक्का स्ट्रेट से किसी भी कीमत पे। तो ऐसी सिचुएशन में चाइना क्या कर सकता है? सिंगापुर के शिप्स में सामान मंगाएगा, क्योंकि सिंगापुर के शिप्स तो अलाउड है यहां पे। मलक्का स्ट्रेट चोक होगी तो सिर्फ चाइना के शिप्स के लिए होगी ना। तो चाइना एक काम ये कर सकता है कि सिंगापुर के शिप्स में सामान आएगा और वो सिंगापुर के पोर्ट पर अनलोड होगा और बाद में नए शिप में भर के यहां से सामान ले जाया जाएगा फिर चाइना में। पॉइंट समझ गए? अब आप एक और पॉइंट देखिए। एक और पॉइंट ये है कि मलक्का स्ट्रेट ना काफी सारे देशों से होके गुजरती है। आप ध्यान से देखिए, मलक्का स्ट्रेट को मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच से जाती हैं। थाईलैंड और सिंगापुर भी मलक्का स्ट्रेट पर ही पड़ते हैं। तो मल्टीपल कंट्रीज से होके गुजरती है मलक्का स्ट्रेट। अगर इंडिया को मलक्का स्ट्रेट चोक भी करना है तो फिर इन देशों का साथ चाहिए। क्या ये देश इंडिया का साथ देंगे? कोई जरूरी नहीं। अगर इंडिया ने यूनिलेटरल एक्शन लिया ना, यूनिलेटरल एक्शन लिया मतलब इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट जाके इंडिया ने मलक्का स्ट्रेट को चोक करने की कोशिश की, यूएन रेजोल्यूशन के बिना इंडिया ने यहां पे मलक्का स्ट्रेट को चोक करने की कोशिश की, तो कोई जरूरी नहीं ये देश जो है मलेशिया, इंडोनेशिया, ये इंडिया का साथ देंगे। और देखो, यूएन कभी रेजोल्यूशन पास यूएन में होगा ही नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का तो परमानेंट मेंबर है ना चाइना। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से कोई ऐसा सैंक्शन पास ही नहीं हो सकता कि हां मलक्का स्ट्रेट को इंडिया चोक कर सकता है।
और इंडिया का साथ देके ये देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, ये चाइना से थोड़ी ना दुश्मनी मोल लेना चाहेंगे। तो इसकी संभावना ना के बराबर है ये देश इंडिया का साथ देंगे मलक्का स्ट्रेट को चोक करने में। और चलो मान भी लिया, ये सारे देश मान गए, चाइना के शिप्स को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन देखो अब दो चीजें देखिए, एक तो चाइना के पास ना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बहुत मजबूत है, यानी चाइना ना बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पहले से स्टोर करके रखता है ताकि मुश्किल भरी सिचुएशन में, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में उस पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा एक और चीज देखिए, रशिया और चाइना के बीच में, इवन सेंट्रल एशिया और चाइना के बीच में पाइपलाइन बिछी हुई है। चाइना डायरेक्ट यहां से एनर्जी इंपोर्ट करता है, यहां से रशिया से सीधा करता है चाइना, समझ गए। तो कोई जरूरी नहीं कि चाइना का सारा तेल जो है वो इसी मलक्का स्ट्रेट से होके गुजर रहा है। लास्ट में राइटर एक बात और बोलते हैं कि अगर देखो इवन सी से चाइना को तेल मंगवाना ही है ना, तो चाइना के पास दूसरे अल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे ये सुंडा स्ट्रेट है। अगर मलक्का स्ट्रेट चोक हुई तो फिर चाइना अपने शिप्स यहां से सुंडा स्ट्रेट से ले जा सकता है या फिर लोम्बोक स्ट्रेट से भी ले जा सकता है। दूसरे अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं। तो बार बार जो ये आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, इंडिया के पास एक बड़ा हथियार है मलक्का स्ट्रेट को चोक करना। देखो इंडिया को ना प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए कि ये मलक्का स्ट्रेट को चोक करना कितना कारगर है। आप एक बात ये भी देखिए कि पास्ट में ना जब जब इस प्रकार से ब्लॉकेट्स लगे हैं, किसी एक देश के एनर्जी शिप्स को जाने से रोका गया है, तो भयंकर युद्ध हुआ है। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जर्मनी के अगेंस्ट ना ब्रिटेन ने ब्लॉकेट लगा दिया था कि जर्मनी में सी के थ्रू कोई भी सामान नहीं आएगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि जर्मनी की जो सबमरीन्स थी ना, यू बोट, इन्होंने ना ब्रिटिश शिप्स को, इवन कॉमर्शियल शिप्स को उड़ाना स्टार्ट कर दिया और सी में भयंकर युद्ध हुआ था ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में। इवन जर्मनी की यू बोट्स ने तो जो यूएस के शिप्स थे ना, यूएस के कॉमर्शियल शिप्स, उनको भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से यूएसए भी शामिल हो गया वर्ल्ड वार 1 में। आप सेकेंड वर्ल्ड वार का एग्जांपल लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वार में ना यूएस ने जापान के एनर्जी सप्लाईज को ब्लॉकेट कर दिया कि जापान एनर्जी का इंपोर्ट ना कर सके। बदले में जापान ने क्या किया, यह कहा जाता है कि जापान ने जो यूएस के पर्ल हार्बर पे अटैक किया था ना 1941 दिसंबर में, मेजर रीजन जापान के अटैक करने का यही था क्योंकि यूएसए ने जापान की एनर्जी सप्लाईज को ब्लॉक कर दिया था। एक और एग्जांपल है, अब कुछ महीनों पहले की यह बात है, ईरान और यूएस के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में जब टेंशन्स पैदा हुई थी ना, तो जो इंटरनेशनल ऑयल शिप्स थे उनकी सप्लाईज को ईरान ने डिसरप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर यूएस ने रिस्पोंड किया, अपनी नेवल और एयर एसेट को यहां पर भेजा। तो टकराव का डर बढ़ गया था ईरान और यूएस के बीच में। तो इंडिया जब चाइना के शिप्स को ब्लॉकेड करेगा ना मलक्का स्ट्रेट में, तो युद्ध की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, समझ गए। अब देखो दो सिनेरियो हैं। पहला, यूएस और चाइना के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाए ताइवान के इश्यू पर, क्या इंडिया बीच में आएगा? देखो संभावना कम है। इंडिया मोरल सपोर्ट जरूर देगा यूएस को चाइना के अगेंस्ट, लेकिन उस समय ना इंडिया की प्रायोरिटी ये रहेगी, इंडिया के जो इंटरेस्ट है ना उन्हें प्रोटेक्ट करना। हमारा अंडमान एंड निकोबार है, वहां पे सिक्योरिटी मजबूत करना, एलएसी पर सिक्योरिटी मजबूत करना, इंडिया की प्रायोरिटी ये रहेगी। उसी प्रकार से एक और चीज आपको बताता हूं, अगर इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो गया तो क्या ये यूएस से सीधा सीधा युद्ध के बीच में आएगा? इसका आंसर भी शायद नो है। यूएस से मदद जरूर इंडिया को प्रोवाइड करेगा, लेकिन खुद बीच में आएगा इसकी संभावना कम है। सदियों से देखो इंडिया खुद ही चाइना के अगेंस्ट अपनी सुरक्षा करता आया है। यूएसए की दोस्ती से फायदा जरूर होगा, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, मिलिट्री में रिफॉर्म्स आएंगे, इंटेलिजेंस संबंधित फायदा होगा, लेकिन सीधा यूएस इंडिया की तरफ से वार में कूदेगा इसकी संभावना नहीं है। तो इंडिया को सोच समझ के अपने कार्ड्स प्ले करने चाहिए और तैयार रहना चाहिए। झूठी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए किसी हथियार से कि हाँ मलक्का स्ट्रेट को चोक कर दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला आई ओपनिंग आर्टिकल। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आर के विज जो फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है ईएफआईआर से संबंधित। यह भी अच्छा आर्टिकल है।
आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ना हाल ही में अपनी रिपोर्ट नंबर 282 में ये रेकमेंड किया है वो सारे केसेस जिनमें देखो एक्यूज्ड जो है वो अननोन है, यानी पता नहीं है कि अपराध किसने किया है, और उस अपराध में 3 साल तक की सजा हो सकती है, और वो कोग्निजेबल ऑफेंस हैं। कोग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस ना बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो इन केसेस में ना, केसेस दोबारा से बताता हूं, जहां पे एक्यूज्ड नोन नहीं है, कोग्निजेबल ऑफेंस है और 3 साल तक की सजा हो सकती है, तो इन केसेस में EFIR अलाउ की जाए। EFIR देखो FIR की तरह ही होती है, लेकिन इसको ना इलेक्ट्रॉनिकली दर्ज करवाया जाता है। वेबसाइट पे जाके आप FIR दर्ज करवा सकते हो। जैसे मेरी कोई चीज़ गुम हो गई, मान लीजिए मेरा बैग चोरी हो गया, मुझे पता नहीं है किसने चोरी किया, तो मैं वेबसाइट पे जाके, कोई नेशनल पोर्टल होगा या फिर स्टेट पोर्टल, वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता हूँ, FIR दर्ज करवा सकता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर लिया जाएगा, ईमेल ID ली जाएगी और आधार कार्ड नंबर लिया जाएगा, OTP आएगा मेरे मोबाइल पे और मुझे वो OTP फिल करना होगा। ऐसे पूरा सिस्टम चलेगा। अब देखो मैंने FIR मान लीजिए दर्ज करवा दी ना, तो 3 दिनों के अंदर अंदर कंसर्न पुलिस स्टेशन को वो सिस्टम में एंटर करनी होगी FIR, और 3 दिनों के अंदर अंदर एंट्री होने के बाद 3 दिनों के अंदर अंदर मुझे FIR की कॉपी को फिजिकली भी साइन करना होगा। आप बोलोगे सर फिजिकली साइन करना होगा तो फिर फायदा ही क्या? बिल्कुल, ये एक लिमिटेशन देखो है, अगर फिजिकली आप कॉपी को साइन नहीं करोगे तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो FIR अपने आप EFIR डिलीट हो जाएगी। तो इसके ना सॉल्यूशंस भी बताए जाते हैं। जैसे आज के समय में तो देखो डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है, इसकी सहायता से आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। इनकम टैक्स पेयर्स डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं अपनी ID को ऑथेंटिकेट करने के लिए। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर देखो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा ना, कई बार क्राइम जब होता है ना, तो शुरू में पुलिस कंप्लेनेंट के साथ में इंटरेक्ट करती है कि आप बताइए क्या वास्तव में हुआ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुलिस के द्वारा पूछे जाते हैं जिससे सारी इंफॉर्मेशन इनिशियल लेवल पे ही कलेक्ट हो जाए, इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो, समझ गए। लेकिन पुलिस और कंप्लेनेंट का शुरू में इंटरेक्शन होगा ही नहीं, तो हो सकता है कि शुरुआत में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जानी चाहिए थी, जो FIR में आनी चाहिए थी, वो FIR में आने से रह जाएगी। फायदा वैसे EFIR का ये भी है कि कई बार ना पुलिस इनिशियल कंटेंट जो है ना मैनिपुलेट कर लेती है। जैसे मेरा बैग चोरी हुआ, मैंने कुछ बोला, पुलिस ने जानबूझ के FIR में कुछ और ही लिख दिया। कई बार पुलिस FIR लिखने से मना ही कर देती है, अरे क्या क्या करोगे लिखवा के, एप्लीकेशन दे दो और चले जाओ। इस प्रकार के काम पुलिस करती है। क्यों? क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स जो होते हैं ना, वो सारा रिकॉर्ड चेक करते हैं, कितनी FIR दर्ज हुई, उन पे आपने क्या एक्शन लिया। तो पुलिस स्टेशन कई बार ना यूं सोचते हैं कि यार FIR दर्ज हो गई तो एक्शन लेना पड़ेगा, हमारे जो बॉस हैं, IPS ऑफिसर्स हैं सीनियर, उनको दिखाना पड़ेगा हमने कितने केस में FIR दर्ज हुई और उन्होंने क्या एक्शन लिया। तो मना कर देते हैं वो FIR लिखने से। वो सारे काम नहीं होंगे अगर ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो। कुल मिला के देखो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं इस आर्टिकल से, जो आप UPSC के एग्जाम में यूज कर सकते हो। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया EFIR से संबंधित। अब क्वेश्चंस देख लीजिए आप लास्ट में। अब क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आज। एक तो देखो लेटरल एंट्री से संबंधित, और दूसरा मेंस का क्वेश्चन जो हमने मलक्का स्ट्रेट में ब्लॉकेड से संबंधित डिस्कस किया, इसमें क्या कंस्ट्रेंट्स और क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं ये आपको बताना है। प्री के क्वेश्चंस देख लीजिए। मलक्का स्ट्रेट कौन कौन से देशों के बीच में है? इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में, थाईलैंड वियतनाम के बीच में, सिंगापुर फिलीपींस के बीच में, या फिर इंडिया श्रीलंका के बीच में? बताइए। चौथा तो काट ही दीजिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। देखो आर्टिकल ध्यान से सुना है तो आपको पता ही है। ए आंसर है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है मलक्का स्ट्रेट। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, इनमें से आपके रास्ते में क्या आएगा अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जाते हो? तो बाली आएगा, ब्रुनेई आएगा, जावा आएगा या सिंगापुर आएगा? क्या आएगा आपके रास्ते में? आएगा सिंगापुर। इसका सही आंसर है डी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आपको डिस्कशन कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। कल एक बार फिर से मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए पटाखे बज रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।